नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड है 10, सब्जेक्ट है मराठी अक्षर भारती। टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बैंक 2021। बोर्ड है महाराष्ट्र, ईयर है 2021 और मीडियम है इंग्लिश मीडियम। अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक्स की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ याद से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और याद से बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हम देख रहे हैं विभाग 5 का उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आज हम सारांश लेखन देखने वाले, मतलब 3 ही आपको सारांश लेखन है, वो इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पत्र लेखन के ऑप्शन में आपको सारांश लेखन होता है 6 मार्क्स के लिए ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि किव्वा, ठीक है, पत्र लेखन किव्वा सारांश लेखन। तो उसमें आपको क्या बोला जाता है, मोस्ट ऑफ आपका जो अपठित होता है पेपर में उसी का आपको 1/3 सारांश लिखना होता है। ओके, देखिए यहाँ पे भी बोला है कि अपठित गद्य उतार्याचा 1/3, याला इसको क्या बोला जाता है, 1/3 एवढा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। ठीक है, 1/3 आपको सारांश यानी कि समरी लिखना है। ये आपका पहला अपठित है। ठीक है, क्या है पहले पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें क्या लिखना है। ओके, देखिए सारांश लेखन में क्या करना होता है, आपको जो भी पैसेज दिया जाता है, ठीक है, तो उसका आपको सिर्फ 1/3 क्या करना होता है, उसका समरी लिखना होता है। आपको बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वैसे ही लाइन उठा के लिखनी है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सारांश लेखन में सारांश लेखन यानी कि समरी राइटिंग बहुत ही जो बच्चे सोचने वाले हैं, जो डीप डाउन सोच सकते हैं, उनके लिए ही सारांश लेखन है और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप रिस्क मत उठाइए। आप पत्र लेखन में इजी से मार्क्स कवर कर सकते। पत्र लेखन अगर आप नॉर्मली अच्छे से लिखते हो तो भी आपको 4 4.5 मार्क्स मिल ही जाते हैं, पर सारांश लेखन में अगर आप सिर्फ अपठित की कुछ लाइन कॉपी पेस्ट करोगे और आपको लगेगा चलो मैंने तो लिख लिया समरी, उसमें से 2-3 जो लाइन थी वो वैसे की वैसे उठाई और मैंने लिख दी, हो गया मेरा सारांश लेखन, कम लिखना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि देखिए सारांश लेखन का मतलब, समरी राइटिंग का मतलब कम लिखना होता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समरी राइटिंग का मतलब ही होता है कि आपको जो भी पैसेज दिया जाता है उसका आपको 1/3 ही लिखना होता है सिर्फ। ठीक है, बहुत ही कम लिखना होता है उसका आपको। तो एकदम तो लिखना क्या होता है, ये मेन क्वेश्चन है कि 1/3 लिखना है तो क्या लिखना है। वैसे की वैसी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, ये तो आपको समझ में आया। तो फिर लिखना क्या होता है, सारांश लेखन में आपको उस पैसेज में कही गई जो बात है उस बात को आपको बोलना है और आप कुछ शब्द इस पैसेज में से यूज़ कर सकते, कुछ शब्द। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस आप नहीं उठाओगे। आपको वो पैसेज पढ़ने के बाद में क्या महसूस होता है, उस पैसेज में किसके बारे में कहा गया है, ठीक है, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। पुस्तकांना आपण जवळ घेता घेता पुस्तकेही आपल्याला जवळ घेतात। मतलब पुस्तक को जब हम पास में लेते हैं तो पुस्तक भी हमें अपने पास ले लेता है। वाचकांचा प्रवास हळूहळू लेखनापर्यंत होऊ लागतो। मतलब पढ़ने वाले जो होते हैं उनका जो जर्नी है वो लिखने तक आ जाता है। ठीक है, मतलब जो रीडर्स होते हैं वो राइटर्स बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रीडिंग हैबिट। शब्दांच्या छटांची तरलता जगण्याचे उत्सव फुलू लागतात। मतलब ये शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द के जो अलग अलग शेड्स है वो क्या करते हैं, हमारा जीवन को एक नई दिशा देते हैं, बहुत ही ब्लॉसम करते हैं। मतलब कुछ शब्द हमारे मन को छू जाते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे बोला है। नव्या पिढीला माणूसपणाच्या तरलतम सुंदरतेकडे नेणं। मतलब जो नई जनरेशन है उसको रीडिंग ये क्या करता है, एक
दिशा दर्शक होता है, एक मार्गदर्शक, एक मोटिवेटर, मेंटॉर की तरह वो ट्रीट करता है. हे तर पालक व शिक्षकांचं मूळ कार्य. मतलब न्यू जनरेशन को बुक्स के बारे में लगाव करना, ठीक है, बुक्स की आदत, बुक्स रीडिंग की आदत, ये सभी पेरेंट्स का और सभी शिक्षक का मूळ कार्य मतलब मेन वर्क है. या आनंदमय ग्रंथात ग्रंथ आपले प्रेरक ठरतात. मतलब इस आनंदमय, ये जो बहुत ही हैपनिंग वाला जो काम है, बहुत अच्छा जो काम है, वहाँ पे ग्रंथ यानी कि हमारे जो रामायण है, महाभारत, ऐसे जो ग्रंथ है वो हमें प्रेरक, मतलब प्रेरक यानी कि प्रेरणा देते, इंस्पायर करते हैं हमारे ग्रंथ हमें. इसके लिए जो ग्रंथपाल होता है, मतलब इस ग्रंथ को स्टोर करके जो रखता है, ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन, तो हम उसको ग्रंथ संस्कृति से लोकपाल, मतलब ग्रंथ संस्कृति का जो रक्षण करने वाला है, वो हम लोग लाइब्रेरियन को, ग्रंथपाल को बोल सकते हैं. तो देखिए ये ऐसा पैसेज है, ये आपने पढ़ा या आपने समझा. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन मराठी है, उनको ये पैसेज भी समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, अभी मैं आपको मीनिंग हिंदी में बता रही हूँ तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है. पर जिन बच्चों को वो पैसेज ही नहीं समझ में आया तो वो समरी क्या लिखेंगे उसमें. ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको पत्र लेखन के ऑप्शन में सारांश लेखन दिया है तो आप पत्र लेखन की तरफ ही जाइए, पत्र लेखन लिखिए. पत्र लेखन आप बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे. और पत्र लेखन पे सभी वीडियोस बन चुकी है, तो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कितना इजी है. सारांश लेखन में उनको ही बोलूँगी जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, जो बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत अपनी भावनाएं अपने वर्ड्स में लिखना उनको आता है, जिनका मराठी बहुत ही स्ट्रांग है, वही बच्चे सारांश लेखन लिखे, पत्र लेखन छोड़ के. क्योंकि ज़्यादा अगर मार्क्स के दृष्टिकोण से भी देखेंगे हम लोग तो पत्र लेखन को ही ज़्यादा मार्क्स अचीव होते हैं एज़ कम्पेयर सारांश लेखन. क्योंकि सारांश लेखन हर टीचर अलग अलग तरीके से चेक करेगा, उसका कोई मेजर नहीं है कि इतना लिखोगे तो आपको इतना मार्क्स मिलेगा. ये टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको वो सारांश लेखन सही लगता है कि नहीं लगता है. पर पत्र के बारे में ऐसा नहीं होता. पत्र में आपने फॉर्मेट की तरह जब पत्र लिखते हो तो सामने वाला कोई भी शिक्षक हो वह आपको उतना मार्क्स देता ही देता है. पर सारांश में वैसा नहीं होता, ये टीचर पे डिपेंड होता है कि टीचर को आपका सारांश कैसा लगा है. ठीक है, पर सारांश लिखते कैसे ये थोड़ा समझ भी लेते हैं. इसके लिए मैंने मतलब इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है. अभी देखिए ये हमारा इतना पैसेज था. ठीक है, तो इससे आपको सिर्फ 1/3 लिखना है, मतलब बहुत कम लिखना है. तो मैंने इतना ही लिखा है. ठीक है, मैंने क्या लिखा है देखिए, पुस्तकांमुळे आपल्याला ज्ञान प्राप्त होते, म्हणूनच ग्रंथांचा सांभाळ करणारे ग्रंथपाल हेच आपल्या ग्रंथ संस्कृतीचे लोकपाल आहेत. मतलब मैंने ये जो लाइन है ग्रंथपाल वाली वो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, ये वाली, सॉरी ये वाली. तो ये मैंने यहाँ पे अलग तरीके से लिखी. सबसे पहले ये पुस्तक के बारे में है पूरा पैसेज, तो मैंने पहला लाइन वही लिखा है कि पुस्तकांमुळे आपल्याला ज्ञान प्राप्त होते, मतलब बुक्स के वजह से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है. और इसीलिए जो ग्रंथ का सांभाळ मतलब जो ग्रंथ को अच्छे से कंजर्व करके रखते हैं उनको मतलब जिनको हम ग्रंथपाल बोलते हैं, यही हमारे संस्कृति के लोकपाल हैं. मतलब संस्कृति रक्षण करने वाले यही लोग हैं, ग्रंथपाल ही है जो ग्रंथों का रक्षण करते हैं. नेक्स्ट मुझे ये एक लाइन मेन लगती है, तो ये उसको मैंने लिखा है कि वाचनापासून लेखनापर्यंतचा प्रवास पुस्तकांमुळेच घडतो. ठीक है, मतलब रीडिंग से लेकर राइटिंग तक की जर्नी ये पुस्तक की वजह से ही पॉसिबल होती है. तो ये सेंटेंस देखिए, ऊपर थोड़ा अलग था कि वाचकांचा प्रवास लेखनापर्यंत, वाचक था, मैंने उसमें अलग वर्डिंग यूज़ किया है कि वाचनापासून. ठीक है, मतलब रीडिंग से, हाँ, ऊपर रीडर था, मैंने रीडिंग किया है यहाँ पे. वाचनापासून पर्यंतचा प्रवास पुस्तकांमुळे घडतो मतलब होता है. त्यामुळे पुस्तकांचे महत्त्व मुलांना सांगणे हे पालकांचे आणि शिक्षकांचे महत्त्वाचे कार्य है. और ये जो पूरा डेवलपमेंट होता है बुक्स के वजह से होता है. इसके लिए बुक्स का इम्पोर्टेंस बच्चों को बताना, ये उनके पालक यानी कि पेरेंट्स और शिक्षक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है. और इतना ही देखिए, ये पूरा पैसेज है, इसमें से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जिसको हम समरी बोलते हैं वो मुझे इतनी ही चीज़ें लगी, इसके लिए मैंने इतनी ही चीज़ें लिखी. तो अगर आपका पेपर चेक करने वाला, सपोज़ ये मैंने एग्ज़ाम में लिखा,
मेरे थॉट्स और उनके थॉट्स अगर सेम है, उनको भी लगता है हाँ इतना ही इम्पोर्टेंट था, तो वो वहाँ पे मुझे 6 मार्क्स दे सकते, 6 मार्क्स दे सकते। बट सपोज सामने वाले को लगेगा कि नहीं नहीं, ये बहुत ही मुझे नहीं सही लगता, और लिखना चाहिए था, और थोड़े से बहुत कठिन शब्द यूज़ करने चाहिए थे, जैसे कि ये तरलता, ये सब शब्द यूज़ करना चाहिए था, तो वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स देगा, क्योंकि लैंग्वेज सिंपल रखी है। तो ये डिपेंड होता है कि आपका पेपर चेकर कौन है और उसका सोचना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि अगर आपको चूज़ करने ऑप्शन है तो आप सारांश लेखन को मत चूज़ कीजिए, आप पत्र लेखन को ही चूज़ कीजिए। अभी सेकंड देखिए, चैत्राचा महीना जो कि अभी है, अभी गुड़ी पड़वा है 13 तारीख को, फिर चैत्र महीना चालू हो जाता है। ठीक है, मराठी कैलेंडर का ये पहला साल का पहला महीना होता है, चैत्र महीना। तो यहाँ पे क्या बोला था, चैत्राचा महीना है, ये मैंने ऑलरेडी अपठित में आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको समरी राइटिंग मुझे सिखानी भी है। ठीक है, चैत्राचा महिना आहे, मतलब चैत्र का महीना है। आसमंतातल्या साऱ्याच झाडांना पोपटी पालवी फुटली आहे, मतलब आसमान में जितने भी बड़े बड़े पेड़ों की जो टहनियाँ दिख रही है वो सब पैरोट ग्रीन कलर की दिख रही है। पालवी मतलब जो न्यू पत्ते निकलते हैं पेड़ को, वो चैत्र महीना में चालू हो जाता है। दृष्टी जाईल तिथं झाडाच्या फिक्या गडद हिरव्या रंगानं अवकाश भरून टाकला आहे, मतलब पेड़ इतने बड़े हैं मानो उन्होंने पूरा उनकी जो टहनियाँ है उन्होंने क्या किया है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, इससे पूरा आसमान भर दिया है। ऊन तापत चाललं आहे, ऊन यानी कि धूप बहुत बढ़ती है इस महीने में, पण एवढ्या तीव्र उन्हातही ही झाडं भक्क उजेड पिऊन आतून रसरशीत आणि हिरवीगार दिसत आहेत। मतलब इतनी धूप होने के बावजूद भी ये जो पेड़ है वो बहुत ही रसपूर्ण, बहुत ही उनके अंदर बहुत ही रसीलापन होता है, वो बहुत डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि मॉनसून जैसे होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन हरियाली, वैसे इतने धूप में ये पेड़ खड़े आपको चैत्र महीने में दिखते हैं। ह्या झाडांचं प्रत्येक पान आणि हर एक डहाळी सौंदर्याने बहरली आहे, मतलब चैत्र महीने के जो पेड़ होते हैं उनका हर एक पत्ता और हर डहाली का मतलब होता है ब्रांच, हर एक जो ब्रांच होती है वो बहुत ही सुंदर होती है दिखने में, और सुंदर बहरने इसका मतलब होता है ब्लॉसम होती है, सब जगह पे नए नए फ्लावर्स खिलते हैं, नए नए पत्ते खिलते हैं। ते उंच पिंपळाचे झाड बघत राहावं असं वाटतं, मतलब पीपल का जो ऊंचा पेड़ है तो मानो आपको लगेगा कि मैं देखते ही रह जाऊं, क्योंकि वहाँ पे भी नए नए पत्ते उगना चालू हो जाते हैं। त्याची ती लालच हिरवी पालवी वाऱ्याच्या उष्ण झुळकीने सळसळणं, तीव्र उन्हाच्या उजेडातही मुग्ध बनून उभं असणं, किती देखणं। ये पीपल के पेड़ का ही वर्णन किया है कि जो नया पत्ता निकलता है पीपल के पेड़ पे वो पहले रेड रेड कलर का होता है, अगर आपके आजू बाजू में होगा तो आप देख लीजिए, जब वो नया पत्ता होता है वो रेड कलर का होता है, फिर वो ग्रीन, पैरोट ग्रीन, फिर ग्रीन बन जाता है। और जैसे ही गर्मियों के दिनों में झुड़ुक का मतलब होता है एक ठंडा हवा का झोंका वहाँ पे चला जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत तीव्र ऊन, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी वो पीपल का पेड़ हमें शांति, ऐसा थोड़ा पीसफुल महसूस कराता है। और उसका वो बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा धूप में खड़ा रहना बहुत अच्छा लगता है। खरं तर हा हृदयाला आनंद बहाल करणारा दृष्टीचा पाडवा। पाडवा देखिए यहाँ पे चैत्र महीने में पाडवा आता है, मतलब चैत्र महीने की पहली तारीख जो होती है गुड़ी पाडवा ऐसे बोलते हैं मराठी में, या फिर महाराष्ट्र में ये सेलिब्रेट होता है मोस्ट ऑफ। तो ये जो हरियाली है, तो ये जो लेखक है वो हरियाली को ही क्या बोलते कि ये जो हरियाली की वजह से हमें आनंद होता है ना, हम उसी को पाडवा मतलब दृष्टि का पाडवा हम इसको बोलेंगे। इस तरह से ये आपका पैसेज है। तो देखिए थोड़ा सा टफ है अपठित, तो इसका ये तो आपको समझना है, उसके बाद इसका समरी राइटिंग लिखना है। ठीक है, तो मैंने देखिए क्या लिखा है, समरी छोटा ही लिखना है। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे 6 मार्क्स के लिए इतना छोटा, अगर आप बड़ा लिखोगे तो वो समरी नहीं रहेगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समरी मस्ट बी, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, चैत्र महीने के बारे में तो स्पेसिफिकली ये पूरा पैसेज बोला गया है तो उसका तो नाम आना ही चाहिए।
तो मैंने वही लिखा है, चैत्राचा महिना म्हणजे हिरव्यागार झाडांनी मनाला आनंद करणारा दृष्टीचा पाडवा होय। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये चैत्र महीना, फिर ये पेड़ों का हरा होना ये पैसेज में ज़्यादा है, तो वो, और फिर ये दृष्टि का पाडवा, ये वाली चीज़, ये मैंने तीनों को मर्ज करके एक लाइन बना दी है। ठीक है, कि एक मिनट, मैंने ऐसे लाइन बनाई है कि चैत्र का महीना जो है वो हरे भरे पेड़ों की वजह से मन को आनंद करने वाला, आनंद से दृष्टि का क्या है, आनंद देने वाला, ये हमारे नजरिये का क्या है, दृष्टीचा पाडवाच आहे। उन्हाची तीव्रता कितीही वाढली तरी हिरवीगार झाडे आपल्याला सावली देतात। ठीक है, मतलब कितना भी धूप हो, चैत्र महीने के जो पेड़ होते हैं वो आपको छाव ही देते हैं। तीव्र उन्हामध्ये उभे असलेले पिंपळाचे भक्कम झाड पाहणारेचे मन मुग्ध करते। अभी देखिए, पीपल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, पर वो सभी ज़रूरी डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेन क्या है कि पीपल का पेड़ बहुत धूप में खड़ा रह के क्या करता है, किसी भी आदमी का वो मंत्र मुग्ध कर देता है उसको, ये मेन चीज़ है। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना कोई नेसेसरी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए मैंने पीपल के पेड़ का नाम लिया है, क्योंकि वो लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में उसी का दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने वैसे लिखा है कि तीव्र उन्हामध्ये उभे असलेले, मतलब बहुत गहरी धूप में, ये जो बहुत कड़ी धूप में ये जो खड़ा हुआ पीपल का पेड़ है वो हमेशा उसको जो कोई देखता है उसका मंत्र मुग्ध कर देता है। बस इतना ही ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। फिर से सेम 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 वही रिपीट है पेड़ के बारे में। नेक्स्ट है तीसरा पैसेज, 3 ही पैसेज है, चौथा जो है वो रिपीट है, वो चैत्र महीने का ही उन्होंने गलती से दिया था। तो तीसरा देखिए, दुसऱ्या माणसाशी असलेलं आपलं नातं ही खरं तर किती महत्त्वाची गोष्ट आहे। ये रिलेशन के बारे में है कि हमारा एक दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेशन होता है वो कितना इम्पॉर्टंट चीज़ होता है। बहुतेक जण परस्परांमधल्या नात्यांबाबत गंभीर नसतात। मतलब बहुत सारे लोग अपने रिलेशन के बारे में, अब मतलब उसके साथ जितने भी लोगों के रिलेशन्स होते हैं उनके बाद उनके लिए बहुत सीरियस नहीं होते। ठीक है, रिलेशनशिप्स के बारे में सीरियस नहीं होते, कारण ते आधी स्वतःचा विचार करतात आणि नंतर दुसऱ्याचा विचार करतात। क्यों सीरियस नहीं होते वो किसी भी रिलेशन के बारे में? क्योंकि वो हमेशा पहला खुद का सोचते हैं, फिर दूसरों का सोचते हैं। दुसरे आपल्या सोयीचे असतील तर दुसरे आपल्या सोयीचे असतील, सुख देणारे असतील, आपल्या विचार भावनांना अवकाश देणारे असतील तरच आपण त्यांना विचारात घेतो। मतलब दूसरे लोगों की वजह से हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, हमारे विचारों को वो एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हमारे जैसे ही उनके थॉट्स हैं, तभी हम उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं और उससे कोई नाता बनाते हैं, रिलेशन जोड़ लेते हैं। अगर हमें उससे फ़ायदा होने वाला है तो, या फिर अगर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे मुताबिक अगर बिहेव कर रहा है तो हम उससे रिलेशन रखते हैं। बऱ्याचदा आपल्या दृष्टीनं नातं ही एक अंतरावरील गोष्ट असते। मतलब बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है कि एक रिलेशन है तो वो बोला जाता है कि वो बहुत ही डिस्टेंस रिलेशन है, कि मतलब हम इतने करीब नहीं हैं, या फिर हमारा ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। मतलब हम डिस्टेंस रखते हैं, किसी भी रिलेशन में हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं, मुझे मेरा स्पेस चाहिए, डिस्टन्स चाहिए। ठीक आहे, आपण एखाद्याशी नात्यानं जोडलेलं आहोत म्हणजे त्यात गुंतलेलो आहोत, पूर्णपणे सामावलेले आहोत असा अनुभव म्हणूनच आपल्याला येत नाही। हम सामने वाले से जब रिलेशन रखते हैं, कोई भी रिलेशन हो, पेरेंट्स हो, मदर हो, डॉटर हो, फादर, जो भी रिलेशन है आपका, अगर आप उसमें डिस्टेंस रखते हो तो आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगा कि आप उनसे जुड़े हुए हो, आप उनमें इन्वॉल्व हो, ये आपको अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद डिस्टेंस मेंटेन कर, आप दोनों के रिलेशन में स्पेस ज़्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, खऱ्या नात्यामध्ये संवेदना विखुरलेली, विभागलेली नसते, एकात्म असते।
मतलब जो रियल रिलेशनशिप होता है उसमें कभी भी आपकी जो संवेदनाएं होती है, आपकी जो फीलिंग्स होती है, वो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, स्प्रेड नहीं होती, वो एक ही होती, ओवरऑल सबको एक ही चीज़ महसूस होती है, उसको रियल रिलेशन बोला जाता है. मात्र आपण नात्यात संवेदनाचे वेगवेगळे स्तर अनुभवतो. पर अगर आपका बॉन्डिंग नहीं अच्छा है, अगर आपका ट्रस्ट इशू है, जो भी है कुछ, ठीक है, तो इसके वजह से आपको जो फीलिंग्स है उसमें बहुत अप एंड डाउन या फिर अलग अलग आपको शेड्स नज़र आते हैं फीलिंग्स के. ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है वो आपको रिलेशन, नातं, इसके बारे में है. तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये, तो समरी लिखने में बहुत सोचना पड़ेगा. तो आप देख लीजिए आप इतना सोच सकते हो क्या. तो मैंने क्या लिखा है, नातं, ये पूरा जो टॉपिक है, ये जो पैरा है वो नातं के ऊपर है. नातं यानी कि रिलेशन. तो मैंने लिखा है, नातं ही माणसाच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी ठेव आहे. मतलब रिलेशन ये इंसान के लाइफ का सबसे बहुत बड़ा क्या है, ट्रेजर है. ठेव का मतलब होता है ट्रेजर, उसका खजीना है, वो बहुत मूल्यवान चीज़ है रिलेशन हर व्यक्ती के लाईफ में. नातं हे तेव्हाच टिकतं जेव्हा निस्वार्थ भावनेने आपण कोणाचा तरी विचार करतो किंवा त्याला मदत करतो. रिलेशन, कोई भी रिलेशन कब टिकता है, जब आप निस्वार्थ होके, मतलब सेल्फलेस, ठीक है, सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस, मतलब खुद का न सोच के सामने वाले की आप मदद करते हो, उसके बारे में सोचते हो, ठीक है, तभी वो रिलेशन टिकता है. नातं हे गुंतागुंतीचे नसून अनेक संवेदनांनी भरलेले आहे. यही चीज़ आपको इस पैराग्राफ से समझ में आती है कि रिलेशन ये गुंतागुंती से, मतलब ये मिसमैच नहीं है, ये मिक्स नहीं है एक दूसरे से, ये इसमें बहुत सारी भावनाएं हैं इकट्ठा. म्हणूनच नाती ही शिकवता येत नाही, ती समजून शिकता येत नाही, ती समजून घ्यावी लागतात. ये मैंने खुद का लाइन डाला है क्योंकि हमें खुद का भी बोलना है इसमें समरी राइटिंग में. इसीलिए जो रिलेशन होता है वो आप किसी भी किताब से सीख नहीं सकते, आपको वो अनुभव से ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब आप उसको समझ सकते हो. तो इस तरह से ये समरी राइटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. सो आई होप आपको समरी के बारे में थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे समरी लिखना है, किस तरह से सोचना होता है, कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी है. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अपठित को पढ़ना और समझना आना चाहिए, तब ये पॉसिबल है. सारांश लेखन का एडवांटेज ये होता है कि कम लिखना पड़ता है, पर उसके डिसएडवांटेज बहुत है. ठीक है, पर उसमें इसके लिए मैं फिर से आपको बोलूँगी, आप पत्र की तरफ जाइए. पत्र का इजी फॉर्मेट होता है. आप हम बहुत वक्त से पत्र लिख रहे हैं, तो आप उसके बारे में सोचिए. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.